नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी सरकार द्वारा लगातार एंटी रोमियो अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके मंचलों और दबंगों में कानून का खौफ नहीं दिखाई दे रहा है और कानून से बेखौफ मंचले और दबंग महिलाओं को परेशान करने से बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मामला महोबा से सामने आया है, जहां चरखाड़ी के मोहल्ला हटवाड़ा निवासी नवविवाहिता को मंचला फोन कर जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसकी शिकायत लेकर नव दंपति कोतवाली चरखाड़ी पहुंचे और मामले की शिकायत पुलिस को दी। पीड़िता के पति श्री चंद्र ने बताया कि एक दिन पहले ही खरेला में उसकी शादी हुई है और उसकी पत्नी के मायके में रहने वाले एक मंचला उसे देर रात फोन करके परेशान कर रहा है और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस मामले को लेकर पीड़िता के पति ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। कल हमारी शादी हुई थी, एक लड़का उनका मायके का हो परेशान कर रहा है, हमको बार बार फोन कर रहा है। हम लोगों को मोबाइल में भी फोन किया उसने और उसका नाम अनूप है, खरेला का रहने वाला है। क्या कह रहा है वो बोल रहा है जो कुछ करना हो आप करो, हम देख लेंगे। वहीं इस मामले में एसपी सुधा सिंह ने कोतवाली प्रभारी को निर्देशित किया और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की बात कही है। जालौन बुंदेलखंड 6 के जनपदों को जल्द ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई माह में इसका उद्घाटन करने के लिए जालौन आ सकते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 27 माह में बनकर तैयार हो चुका है। सोमवार को झांसी मंडल के कमिश्नर अजय शंकर पांडे, डीआईजी जोगिंदर सिंह ने जालौन की डीएम चांद्री सिंह और एसपी रवि कुमार के साथ मिलकर जालौन जिले से निकले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी काम अधूरा रह गया है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की नींव महोबा में 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात दी थी और कहा था कि चित्रकूट से दिल्ली पहुंचने में लोगों को परेशानी नहीं होगी। कम समय में यहाँ के लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे, जिसके बाद से ये एक्सप्रेसवे के काम का निरीक्षण करने के लिए समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते रहे। अब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे के जुलाई में इसका उद्घाटन कर सकते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर डीएम चांदी सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग बनके तैयार है पूरा और इसी के संबंध में अब इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम प्रस्तावित है जल्द ही। उसकी तैयारी के लिए आज कमिश्नर सर झांसी और डीआईजी सर झांसी आए हैं यहाँ पे और एक तैयारी का मुआयना करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे सारी तैयारी जो प्रोग्राम है, सीक्वेंस है, वो सब डिस्कस हुई है और लगभग पूरा सीक्वेंस तैयार हो गया है और अब शासन को इसके बारे में सूचना भी। डीएम जिला अधिकारी चांद्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जालौन जनपद में कार्यक्रम प्रस्तावित है और वो जल्द ही इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसका लाभ जालौन जनपद के साथ साथ बुंदेलखंड के हमीरपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट के लोगों को मिलेगा। प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का 2 मंजिला बंगला रविवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में 3 जेसीबी की मदद से 2 मंजिला घर को जमींदोज किया गया। ऐसे में जावेद की बेटी ने इस कार्रवाई को गलत बताया है, तो वहीं जावेद पंप की पत्नी ने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। जावेद की पत्नी का कहना है कि घर उनके नाम पर था, उनके पति जावेद के नाम पर नहीं। दूसरी तरफ विकास प्राधिकरण इस मकान को उसकी तरफ से नक्शा न पास कराने के कारण अवैध बता रहा है। जानकारी के मुताबिक जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर कहा है कि ये मकान जावेद पंप का नहीं बल्कि परवीन फातिमा यानी कि उनके नाम पर है और ये मकान उनके पिता ने उन्हें शादी से पहले गिफ्ट किया था, जिसमें जावेद का मालिकाना हक नहीं है। फिर भी उनको नोटिस दिया गया और प्रशासन ने अवैध तरीके से इस मकान को ध्वस्त करा दिया। ऐसे में प्रयागराज प्राधिकरण ने 9 पॉइंट में बताया है कि कैसे पीडीए की तरफ से जावेद पर कार्रवाई की गई।
पीडीए ने जारी लेटर में बताया कि 4 मई 2022 को करेली जे के आशियाना कॉलोनी के कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई कि जावेद पुत्र मोहम्मद अजहर का 2 मंजिले का निर्माण बिना विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए किया गया है, जिसमें वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यालय खोला गया है। कार्यालय में दूर दूर के लोग रात बिरात रहने आते हैं और सड़क पर बेतरतीब ढंग से गाड़ियां खड़ी करते हैं, जिससे कॉलोनी का माहौल खराब होता है। आवासीय क्षेत्र में कार्यालय का उपयोग होने से आए दिन कॉलोनी वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीडीए ने बताया कि 12 जून को सुबह 11 बजे तक घर को खाली करने के आदेश दिए गए थे। समय सीमा समाप्त होने के बाद विकास प्राधिकरण ने पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मिले मौखिक निर्देश के क्रम में स्थल पर उनकी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भवन को ध्वस्त करा दिया गया। बता दें कि प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड जावेद पंप के मकान को ध्वस्तीकरण के खिलाफ 6 वकीलों की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को लेकर पिटीशन में आरोप लगाया गया था कि यह मकान अवैध तरीके से ध्वस्त किया गया है, जो जावेद का नहीं बल्कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा का है। लेटर पिटीशन में पीडीए की तरफ से कार्रवाई को गलत बताते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर चल रहे विवाद को बांग्लादेश ने भारत का आंतरिक मामला बताया। बांग्लादेश के मंत्री ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी करने के बाद शुरू हुआ विवाद भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा, अन्य मुस्लिम देशों की तरह बांग्लादेश में ये ध्यान खींचने वाला मामला नहीं है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के मंत्री ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि बांग्लादेश की सरकार ने इस मुद्दे पर समझौता कर लिया है। बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसन महमूद ने इस मामले में भारत सरकार द्वारा कार्रवाई करने को लेकर बधाई दी और उन्होंने कहा, पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए ऐसे किसी भी बयान की निंदा करनी चाहिए। वहीं हसन महमूद ने कहा कि भड़काऊ बयान देने के मामले में भारत में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्हें उम्मीद है कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार पर इस मुद्दे पर चुप्पी साधने के आरोप से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, पैगंबर मोहम्मद पर बयान के मामले में बांग्लादेश की सरकार कोई समझौता नहीं कर रही है, न ही कभी ऐसा करेगी। मैंने खुद इसकी निंदा की है। मैंने इस मामले पर सार्वजनिक बैठक में निंदा जताई। वहीं इस मामले में बांग्लादेश द्वारा आधिकारिक तौर पर बयान न जारी करने को लेकर उन्होंने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है, यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि बाहर का मामला है। दुनिया में जहां कहीं भी ऐसा होता है, इस्लामिक पक्ष इसका विरोध करते हैं। यहां भी किया, ये सामान्य बात है। दरअसल बीजेपी ने निलंबित हो चुकी नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद काफी विवाद हुआ था, यहाँ तक कि कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहरीन, ईरान समेत मुस्लिम देशों ने बयान जारी कर इसके लिए निंदा की थी। इसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था। बीजेपी सांसद वरुण गांधी बेरोजगारी और युवा से जुड़े मुद्दों का जिक्र लगातार अपनी ही सरकार पर निशाना साधते दिखते हैं। वहीं बीते दिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा में खाली पड़े सरकारी पदों का जिक्र कर उस आंकड़े को बताया जिसे वरुण गांधी ने पेश किया था। वहीं अब वरुण गांधी ने ओवैसी के इस वीडियो को शेयर कर उनका शुक्रिया किया है। दरअसल ओवैसी ने एक सभा के दौरान कहा, देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है और सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 60 लाख पद खाली पड़े हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि जिस आंकड़े का मैं जिक्र कर रहा हूं वो मेरा नहीं बल्कि खुद बीजेपी सांसद वरुण गांधी द्वारा बताया गया है। ओवैसी के इस बयान को शेयर करते हुए वरुण गांधी ने कहा, बेरोजगारी आज देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और पूरे देश के नेताओं को इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। बेरोजगार नौजवानों को न्याय मिलना चाहिए, तभी देश शक्तिशाली बनेगा। मैं आभारी हूं कि रोजगार के ऊपर उठाए गए मेरे सवालों का ओवैसी जी ने अपने भाषण में जिक्र किया। बता दें कि इससे पहले वरुण गांधी ने सरकार के विभिन्न विभागों का जिक्र कर आंकड़ों को शेयर किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहाँ भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश व निराश हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। कहाँ गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था, ये जानना हर नौजवान का हक है।
नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ लंबी पूछताछ की। अभी ये पूछताछ पूरी नहीं हुई है। राहुल गांधी आज फिर ईडी के दफ्तर जाएंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी। इस मामले पर कांग्रेस नेता भड़क गए। राहुल गांधी के साथ रात करीब 12 बजे तक 10 घंटे की लंबी पूछताछ हुई। इसके साथ ही राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का कांग्रेस ने विरोध किया और सड़कों पर उतर आई। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने दावा किया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उसके कई नेता घायल भी हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस आज फिर सड़कों पर उतरेगी और इसका विरोध करेगी। तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राजनीतिक एजेंडे के तहत राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रजातंत्र को कुचलने की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, इस मामले पर कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से कर दी गई। दरअसल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है जिसमें महात्मा गांधी और राहुल गांधी दोनों की फोटो लगी है और कैप्शन दिया है, तानाशाह सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हम गांधी हैं, सच और न्याय के लिए संघर्ष ही हमारी पहचान है। सच की आवाज न तब दबी थी और न अब दबेगी। रांची पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की गवाह बनी थी। रांची में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी और कई पुलिस अधिकारियों के समेत 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे, जिसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को लोगों को आगाह किया और कहा कि वो आगे आवेग में आकर कोई कार्य न करें। उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी रांची युद्ध का मैदान नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन ने संवाददाताओं से कहा कि देश एक अजीबोगरीब दौर से गुजर रहा है। हमें बड़ी ही सावधानी और समझ के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। लोग अक्सर आवेग में गलती कर बैठते हैं। ये शहर युद्ध का मैदान नहीं है। हमें मौजूदा स्थिति को समझते हुए कदम उठाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि हर घटना के पीछे कोई राज छुपा होता है। सोरेन ने कहा है कि आज की नाजुक स्थिति में देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। बता दें कि रांची में हिंसा, उपद्रव की घटना और राज्य के अलग अलग हिस्सों में बीते एक हफ्ते के दौरान हुई बड़ी आपराधिक वारदातों को लेकर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने सोमवार को डीजीपी नीरज सिन्हा समेत राज्य के वरीय पुलिस अफसरों को तलब किया। राज्यपाल ने डीजीपी को पूछा कि रांची में हुई हिंसा और उपद्रव को लेकर पुलिस के पास क्या इंटेलिजेंस इनपुट थे और इसके आधार पर उन्होंने प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया। राज्यपाल ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि रांची में शुक्रवार को सड़कों पर हिंसा, उपद्रव करने वाले लोगों की पहचान कर उनकी तस्वीरों और नाम पते के साथ शहर में प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स लगवाएं ताकि आम नागरिक इनके बारे में पुलिस को सूचना दे सकें। राज्यपाल ने जिन अफसरों को तलब किया उनमें डीजीपी के अलावा राज्य के एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर, रांची के उपायुक्त छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरे की शुरुआत पुणे शहर के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन करके करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री इसके बाद राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। दोनों नेता एक साथ एक मंच पर साथ दिखाई देंगे, जिसको लेकर सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि पीएम शाम करीब 4:15 पर मुंबई के राजभवन में जलभूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल के नए आवास का भी अनावरण किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। बता दें कि पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे आज 1 साल के बाद मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच आखिरी मुलाकात बीते साल जून के पहले हफ्ते में हुई थी। उस दौरान उद्धव ठाकरे राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। 30 मिनट की चली इस बैठक के बाद उद्धव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इस मुलाकात पर हैरानी की कोई बात नहीं है। हम राजनीतिक रूप से भले ही साथ ना हो, लेकिन हमारा रिश्ता टूटा नहीं है। बता दें पीएम मोदी मुंबई में राजभवन में जलभूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन करेंगे। जलभूषण 1885 से महाराष्ट्र के राज्यपाल का आधिकारिक निवास रहा है। इस भवन का जीवन काल पूरा करने पर इसे ध्वस्त कर दिया गया और इसके साथ एक नए भवन का
स्वीकृत किया गया। नए भवन की आधारशिला अगस्त 2019 में राष्ट्रपति द्वारा रखी गई थी। वहीं पुराने भवन की सभी विशेषताओं को नवनिर्मित भवन से संरक्षित किया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। इस बीच आज पेशी से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने कबीरदास की जयंती के अवसर पर ट्वीट करते हुए कहा कि साच बराबरी तप नहीं और झूठ बराबर पाप। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में मनी से जुड़े मामले में ईडी ने राहुल गांधी से सोमवार को करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने राहुल गांधी को आज दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि राहुल गांधी की पेशी पर सोमवार को कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली समेत देश के कई शहरों में ईडी कार्यालयों के बाहर सत्याग्रह किया और मार्च निकाला, जिसे पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा गया। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से सोमवार को करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामलों को लेकर पूछे गए ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए। उत्तर प्रदेश में हिंसा और पत्थरबाजी के साथ साथ माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने सोमवार को कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई जारी रखी जाए। मुख्यमंत्री की ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब प्रयागराज में जावेद पंप का घर गिराने के बाद से सरकार विपक्ष के निशाने पर है। मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया और कहा गया उसमें कि बुलडोजर की कार्रवाई पेशेवर अपराधियों माफियाओं के विरुद्ध है। ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी। देश में किसी गरीब के घर पर गलती से भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। बता दें, बीते शुक्रवार को राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में हुई हिंसा के बाद कानपुर, सहारनपुर और प्रयागराज में आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। हालांकि विपक्ष ने इस पर सरकार को घेरा और कहा कि ये न्यायसंगत तारीख नहीं है। हालांकि विपक्ष ने इस पर सरकार को घेरा और कहा कि ये न्यायसंगत तरीका नहीं है। वह राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जिन निर्माणों को तोड़ा गया है वो अवैध थे और पहले से इस पर कार्रवाई जारी थी। दूसरी ओर यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मंगलवार को जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी प्रयागराज में जावेद पंप के मकान बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई के आसार दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सत्ता संभालने के 2 महीने बाद ही सेना के सामने सरेंडर कर दिया है। शरीफ ने पाकिस्तान फौज की खुफिया एजेंसी ISI को सिविल पदों पर भर्ती का अधिकार दे दिया है। अब ISI सभी सिविल पदों पर होने वाली भर्ती, वेरिफिकेशन, स्क्रीनिंग, यहां तक कि पोस्टिंग और प्रमोशन भी करेगी। शहबाज सरकार ने पहली बार ISI को बाकायदा कानूनी रूप से भर्ती का जिम्मा सौंपा है। बता दें कि ISI अब तक पर्दे के पीछे इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देती रही है। शहबाज के इस फैसले को फौज को साधने के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद अब शरीफ सरकार की गठबंधन पार्टियों में विरोधी स्वर उठने लगे हैं। प्रमुख सहयोगी बेनजीर भुट्टो की PPP के वरिष्ठ नेता फरतुल्लाह बाबर ने कहा है कि PM शहबाज ने ना तो सहयोगी पार्टियों से इस बारे में सलाह ली और ना ही संसद को विश्वास में लिया। ये गठबंधन सरकार चलाने का सही तरीका नहीं है। एक अन्य सहयोगी पार्टी जमात उलेमा इस्लाम के मौलाना फजल उल रहमान ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर इसे संसद में पेश करने की मांग की है। अफगानिस्तान में तालिबान और आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खोरासान के बीच तनातनी और बढ़ गई है। काबुल के बाग्रामी इलाके में तालिबान ने ISK के कमांडर को मार गिराया है। वहीं उसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिबानी फोर्स ISK के आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल 2014 में से ही अफगानिस्तान में हो रही आतंकी गतिविधियों में सक्रिय है। अब तालिबान शासन इसे बड़ा खतरा मान रहा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने ISK के कमांडर के मारे जाने की जानकारी दी है। मुजाहिद के मुताबिक ऑपरेशन में उसे मार दिया गया है, जबकि उसके साथी को पकड़ लिया गया है। आतंकी संगठन का मारा गया ये कमांडर अपने साथियों के साथ मिलकर कई मस्जिदों और बौद्ध मठों को तबाह कर चुका है। तालिबान ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर हमले बंद नहीं हुए तो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। बता दें कि ISK और तालिबान की दुश्मनी इस्लामिक स्टेट संगठन के अफगानिस्तान में सक्रिय होने के बाद बढ़ गई। ये एक विचारधारा की लड़ाई है।
जिसमें आईएसके और तालिबान एक दूसरे के खिलाफ हैं। इस्लामिक स्टेटस अपनी विचारधारा के चलते तालिबान शासन को झुकाने की कोशिश कर रहा है। वहीं तालिबान शासन पलटवार करते हुए आतंकी संगठन को तोड़ना चाहता है। गौरतलब है कि बीते मई महीने में वल्ख इलाके में हुए बम धमाके की जिम्मेदारी आईएसके ने ली थी। इस हमले में 9 लोग मारे गए थे जबकि 15 लोग घायल हुए थे। इतना ही नहीं, आईएसके ने काबुल के हजरत जाकरिया मस्जिद में एक और बम धमाका किया था। इसमें 5 लोगों की जान चली गई थी और 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं अमेरिकी राजदूत रीना अमीरी ने अफगानिस्तान के लोगों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद की वजह से पहले ही अफगानी परेशान हैं। तालिबान शासन को आतंकवाद खत्म कराना चाहिए ताकि आम नागरिक बिना डर के जी सके। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।